Welcome friends. My name is Dr. Partha Roy और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है प्रोग्रामिंग में वो उस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सो एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल अगर हम कर सकें यूजिंग सम स्टेटमेंट्स तो उनको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का एक टिपिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और वो जब कंडीशन ट्रू होता है तो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज हम करते हैं, जब कंडीशन फॉल्स होता है तो दूसरे सेट ऑफ एक्टिविटीज हम करते हैं। दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, एक है कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, दूसरे हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें और लूपिंग स्टेटमेंट्स में कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमको यूज करना पड़ता है। इफ एल्स इफ एल्स और स्विच केस में जो है ये तीनों टाइप के जो कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट्स हैं उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं और अगर फॉल्स है तो दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं और ये नॉन इटरेटिव होते हैं, मतलब नॉन रिपीटेटिव होते हैं। और लूपिंग स्टेटमेंट्स जो है उसमें भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे जैसे वाइल, डू वाइल और फॉर में। और इसमें जब कंडीशन ट्रू होता है तो ये रिपीटेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, मतलब रिपीटेशंस क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं इटरेशंस क्रिएट करता है। तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो रिपीटेशन वाले जो स्टेप हैं वो बंद कर देगा, मतलब जो जिसको बोलते हैं लूपिंग वाला जो प्रोसेस है उसको ख़त्म करेगा। तो दो टाइप के हम जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे हमने अभी देखा है कि इन सभी में हमको कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम कैसे बनाते हैं? यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स। सो इसमें भी दो कैटेगरी है कंडीशनल ऑपरेटर्स क्रिएट करने के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिसको बोलते हैं जो अब इन जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं इनका जो फाइनल रिजल्ट होता है इवैल्यूएशन के बाद वो होता है बुलियन वैल्यू। तो बुलियन वैल्यू इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल द कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये जो स्टेटमेंट्स बनते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करके उनको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो फाइनल आउटपुट होगा दैट विल बी अ बुलियन वैल्यू। बुलियन मीन्स आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जावा में बुलियन ट्रू और फॉल्स का जो वैल्यूज हैं वो वर्ड्स हैं जो यूज करते हैं हम लोग, TRUE फॉर ट्रू एंड FALSE फॉर फॉल्स। तो इसमें जीरो नॉन जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे C++ में हुआ करता था। तो यहाँ पे जैसे C++ में नॉन जीरो वैल्यूज को ट्रू माना जाता था, जीरो वैल्यूज को फॉल्स माना जाता था, वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बुलियन वैल्यू ट्रू लिखने से ही वो ट्रू माना जाएगा, बुलियन वैल्यू फॉल्स होने से ही वो फॉल्स माना जाएगा। तो दो टाइप के हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। एक है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सभी जो है बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब इसमें इन ऑपरेटर्स के दोनों तरफ ऑपरेंड्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन वाला सिंबल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो दोनों स्टेटमेंट को इवेल्युएट करने के बाद अगर लेफ्ट साइड वाला स्टेटमेंट का वैल्यू राइट साइड वाले स्टेटमेंट के वैल्यू से ज़्यादा निकले तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक। सो जो है ये जो कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनको हम जब यूज़ करते हैं तो हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को क्रिएट करते हैं। हम चाहें तो जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाया था उनको हम क्लब करके और भी उस पर जो है हम लोग जो है एडिशनल उसमें हम लोग जो है कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे ये है डबल एम्परसेंड ऑपरेटर। ये डबल एम्परसेंड जो ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो दो एम्परसेंड सिंबल लगा है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में ये भी बाइनरी ऑपरेटर है जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशंस होंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला जब एक्सप्रेशन दोनों अगर ट्रू है तो ही ये हमको
ओवरऑल ट्रू देगा, नहीं तो हमको ये फॉल्स देता है। डबल पाइपिंग ऑपरेटर जो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसमें दो ऑपरेंड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू और राइट हैंड साइड वाला वैल्यू अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हमको ट्रू देगा, और दोनों अगर फॉल्स हैं तो हमको ये फॉल्स देगा। नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है जो किसी भी वैल्यू बुलियन वैल्यू को फ्लिप कर देता है, उसको उल्टा कर देता है। जैसे अगर हमने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है, उसके पहले अपने ने ये नॉट ऑपरेटर जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको यूज कर लिया, और वो कंडीशनल जो स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू हो जाता है तो ये जो ऑपरेटर है उसको फॉल्स कर देगा। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ये उसको ट्रू कर देगा, तो ये बिल्कुल उसको फ्लिप कर देता है। तो इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्रिएट करेंगे जो जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो जो वर्क कैसे करता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जैसे अभी ये जैसे नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ये आ रहा है, और कंडीशनल स्टेटमेंट आने के बाद इसमें आइदर ये लेफ्ट साइड में जाएगा, आइदर या तो फिर राइट साइड में जाएगा, दोनों साइड में नहीं जाएगा। इसका मतलब जो है ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है जब ये वाला फॉलो होगा, ये जो इस साइड वाला जब फॉलो होगा, तभी जब ये कंडीशनल स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो ट्रू निकलेगा, बुलियन वैल्यू ट्रू। और फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स जो है यहाँ वाले फॉल्स वाले तभी एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कोई एक रास्ता ही फॉलो होगा जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं विद इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे सिंटैक्स से इफ एल्स स्टेटमेंट का, इसमें इफ लिखा है, ब्रैकेट में कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, इसमें जो कंडीशनल ऑपरेटर है हम यूज करेंगे, उसको यूज करके कंडीशनल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसका रिजल्ट अगर फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स के सामने जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो कोड का एग्जीक्यूट होगा। तो या तो ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा या तो फॉल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये अपना इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को जो है हम ऑब्जर्व करके देखते हैं, एक सिंपल सा कोड लगा के। लेट अस सी सम कोड टू ऑब्जर्व इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हमको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज हम ले लेते हैं, इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, और चेक करते हैं इफ a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन b अगर है तो क्या करना है, अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तो क्या करना है। तो इस पोर्शन में तब आएगा जब ट्रू है, और इस पोर्शन में तब आएगा कोड के जब फॉल्स है। तो क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट अभी अपन ने बनाया। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसका यूज करके हमने जो है कंडीशनल स्टेटमेंट बनाया है, जैसे कि a का वैल्यू अगर b से ग्रेटर है, ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते थे। तो a का वैल्यू अगर b से ग्रेटर है तो इस वाले पोर्शन में आएंगे, अगर a का वैल्यू b से कम है तो इस वाले पोर्शन में आएंगे, और अल्टीमेटली हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे आके एंड होगा। तो हम इसको लिखते हैं कि a ग्रेटर देन b, सो और इसमें लिख देते हैं कि a लेस देन b। ठीक, सो अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है, तो a ग्रेटर देन b जो है वो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20। सो एल्स पार्ट में हम एग्जीक्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे, और एग्जीक्यूशन जो है एल्स पार्ट में आने के बाद ऑब्जर्व करें कि बाकी के जो स्टेटमेंट्स है उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो a लेस देन b आएगा आउटपुट में, और प्रोग्राम एंड भी आएगा आउटपुट में। तो ये अपना आउटपुट यहाँ पे हमको दिख रहा है, देखिए a लेस देन b आया है, ठीक, एंड ऑल्सो प्रोग्राम एंड भी आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। देखिए ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। अभी हम इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे हम a का वैल्यू 20 रख देते हैं, b का वैल्यू 10 कर देते हैं। तो अब ऑब्जर्व करते हैं आउटपुट क्या मिलना चाहिए, a का वैल्यू इज ग्रेटर देन b का वैल्यू। सो ये वाला आउटपुट हमको मिलेगा
ये आउटपुट मिलने के बाद फिर लास्ट में जो एग्जीक्यूशन है ये एग्जीक्यूशन यहाँ तक पहुँचेगा, एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी आया है और प्रोग्राम एंड हम लोग पहुँच गए। सो इस टाइप से हम लोग जो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ये अपना बेसिक सिंटैक्स अपन ने अभी जो देखा इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन का। अब इसके बाद आता है इफ एल्स। इसमें हम कैसे ऑपरेट करेंगे? इफ के बाद हम कंडीशन देंगे 1, फर्स्ट कंडीशन यहाँ देंगे। उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पे लिखा है कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 जो है फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। वहाँ पे एक और इफ कंडीशन हम दे रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन 2 दिया हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर फॉल्स वाला जो एल्स वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कंडीशन 2 ट्रू हुआ है वो वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। और जब कंडीशन 2 जो है फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला जो नीचे वाला एल्स है ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसको हम लोग लैडर इफ एल्स भी बोलते हैं कि एक के बाद एक जो है इफ एल्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमको एक रेंज चेक करना है कि कोई भी वैल्यू जो है से वैल्यू ऑफ ए इज इन बिटवीन इज ग्रेटर देन, अगर 10 है तो हमको आउटपुट में देना है से ए ग्रेटर देन 10, और अगर वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ ए जो है अगर वैल्यू ऑफ ए है इज इन बिटवीन से 20 एंड 30, से 20 और 30 के बीच में अगर है तो आउटपुट में हम लिखेंगे कि ए बिटवीन 20-30, ये अपना आउटपुट में लिखेंगे। और अगर इसके अलावा अगर कंडीशन नहीं है कुछ भी से इसको ऐसे करते हैं कि 20 से अगर कम है, वैसे करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये 20 से कम है तो हम कहेंगे कि इट इज़ लेस देन 20। अगर 21 से 30 के बीच में है तो हम कहेंगे इट इज़ बिटवीन 21 एंड 30। एंड अगर 30 से ऊपर चला गया तो अगर वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 31 से ग्रेटर देन 31 या ग्रेटर देन 30, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक। सो ग्रेटर देन अगर 30 है तो हम प्रिंट करेंगे ए ग्रेटर देन 30 से। हमारे पास यह प्रॉब्लम है, इसको हम लोग जो है लैडर इफ एल्स से सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के वैल्यू को हम सेट कर लेते हैं। तो इस कोड को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं अभी जो अपन ने लिखा था, ठीक। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इफ का यूज करके सबसे पहले चेक करेंगे ए इफ इट इज ग्रेटर देन से इफ इट इज हमको चेक करना पड़ेगा लेस देन 21, लेस देन 21 अगर है तो, क्योंकि उसी हिसाब से अपन को जो है कंडीशंस मिलेंगे। सो ए का वैल्यू, अगर ए का वैल्यू इज लेस देन 21 तो हम लिखेंगे ए का वैल्यू इज लेस देन 21। एल्स इफ अगर 21 से कम नहीं है, 21 से कम नहीं है, वो 21 से ज़्यादा है और 30 के अंदर है, 21 to 30 के रेंज में अगर है, तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि कंडीशन अगर 21 से कम नहीं है तो इसका मतलब 21 से ज़्यादा वाला पोर्शन जो कौन से जगह पे आएगा, इफ़ ए इज़ नॉट लेस देन 21 दैट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन 21। तो ये ट्रू वाले पोर्शन में नहीं आएगा, वो फॉल्स वाले पोर्शन में आएगा। तो फॉल्स वाले पोर्शन में हम एल्स इफ लगाएंगे और यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन से ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड हम इसमें जो है वी आर यूजिंग द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ए इज लेस देन
इक्वल टू 30। ठीक, सो अगर ए का वैल्यू 21 से कम नहीं है तो इसका मतलब 21 से ज़्यादा होगा। तो 21 से अगर ज़्यादा है तो 21 या 21 से ज़्यादा है तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 21 से ज़्यादा है, एंड ऑल्सो हम चेक कर रहे हैं कि वो 30 से कम है। अगर ये कंडीशन है तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे कि ए इज़ इन बिटवीन 21 एंड 30। ठीक, और एल्स पार्ट में, अब ये एल्स पार्ट किस चीज़ का एल्स पार्ट हुआ, इसका एल्स पार्ट है, इस इफ स्टेटमेंट का ये एल्स पार्ट है। इसका मतलब ए का वैल्यू 21 से ज़्यादा और 30 से कम है तो हम इस जगह आएंगे, ट्रू वाले पोर्शन में आएंगे। अगर ये 31 से आगे निकल जाता है, 31 से आगे निकल जाता है तो ई वाले एल्स पोर्शन में आएंगे। तो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे कि ए इज ग्रेटर देन 30। तो लेट अस रन द प्रोग्राम। अभी अपन ने ए का वैल्यू को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे 20 लिखा है, तो 20 लिखा है इसका मतलब लेस देन 21 वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो आउटपुट में क्या मिल रहा है, लेस देन 21। सो दिस पार्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है हम 20 से 25 कर देते हैं या 27 कर देते हैं। तब क्या होगा, 21 से कम तो है नहीं तो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स में हम चेक करेंगे या 21 से 30 के बीच में है क्या, तो 27 इज इन बिटवीन 21 एंड 30, सो इट इज ट्रू नाउ। तो ट्रू होने के कारण ये आपको आउटपुट में मिलेगा। लेट अस सी द आउटपुट। सो ए इज इन बिटवीन 21 एंड 30, करेक्ट, हमको जो जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही मिला। अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू देखते हैं से 40 से 40 रख देते हैं। तो 40 इज नॉट लेस देन 21 तो एल्स में आएगा। 40 जो है वो 21 से 30 के रेंज में नहीं है तो इसके भी एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद इट इज़ ग्रेटर देन 30, ये हमको आउटपुट में मिलेगा। सो नेचुरली 40 इज ग्रेटर देन 30, सो इट इज ए इज ग्रेटर देन 30 हमको आउटपुट में मिल रहा है। तो दिस इज हाउ हम लोग जो है लैडर इफ एल्स का यूज़ करते हैं, जो है ये स्ट्रक्चर अभी अपन ने देखा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है स्विच केस का। स्विच केस जो है वो मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स के जैसे काम करता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा जो भी हम स्विच के साथ, ये स्विच कीवर्ड है, इसके साथ जो भी एक्सप्रेशन देंगे ये इवेल्युएट होगा टू एन इंट वैल्यू। और ये इंट वैल्यू किसके साथ कंपेयर होगा, जो केस कीवर्ड के साथ हमने इंट वैल्यू रखा है। जैसे यहाँ पे केस में एक वैल्यू 1 रखा है, केस में वैल्यू 2 रखा है, तो ये सिंटैक्स यूज करेंगे। तो इसमें जो भी केस मैच होगा इस इंट वैल्यू के साथ वो केस एग्जीक्यूट होगा। हर एक केस के साथ हमको ध्यान रखना है कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, वो एक केस को एग्जीक्यूट करके दूसरे केस में भी चला जाएगा। केस जो है दैट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट तभी होगा जब ये पर्टिकुलर केस में हम पहुंचेंगे। और इन सभी केसेस में अगर नहीं पहुंचता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुआ, तो डिफॉल्ट एक केस बनता है जहां पे एग्जीक्यूशन वहां पे भी आके हम इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए भी एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं स्विच केस के लिए। सो हम जो है यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बेसिस पे स्विच केस को चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, सो यहाँ पे स्कैनर में एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, तो मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। सो कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने दबाया है, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और आई बटन मैंने दबाया है, तो ये इंपोर्ट्स को फिक्स करता है। फिक्स ऑल इंपोर्ट्स का ये विंडो है जिससे हमको बता रहा है कि कौन सा हमको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट स्टेटमेंट जैसे जावा डॉट यूटिल हमको इंपोर्ट करना है, तो मैं ओके कर दूंगा। सो यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे कि जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर जो है इंपोर्ट हो गया, अभी एरर चला गया। सो SC करके हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाई है। अपन प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं कि कैसे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना के कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। सो स्कैनर का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्कैनर का इंस्टेंस बनाया। इंस्टेंस बनाते वक्त हमने कीबोर्ड जो डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस है सिस्टम डॉट इन, उसको यहाँ पे हमने अटैच किया। सो अब SC यूज करके हम कीबोर्ड से, इस कीबोर्ड से मतलब सिस्टम डॉट इन से डेटा रीड कर सकते हैं। तभी हम जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करवाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंटर से 1 फॉर हेलो। सो विल प्रिंट हेलो, जहाँ पे अगर 1 एंटर होता है तो हम प्रिंट करेंगे हेलो, या यहाँ पे लिखेंगे वेलकम से वेलकम लिख देते हैं, वेलकम। और अगर यूज़र एंटर करता है एंटर 2 फॉर टू जावा,
ठीक है। और अगर इसके अलावा भी कुछ अगर कोई एंटर कर देता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एनी अदर नंबर और जैसे डिफ़ॉल्ट केस हमारा जो है वो एग्जीक्यूट होगा अगर हम कोई 1 और 2 में से कोई दूसरा कोई नंबर अगर एंटर करते हैं। तो से हमने ये प्रॉब्लम सोचा है कि हम 2 इनपुट्स लेने वाले हैं यूज़र से और 2 इनपुट्स मतलब 1 या 2 में से कोई भी एक इनपुट लेंगे यूज़र से। अगर 1 और 2 में से कोई दूसरा इनपुट अगर तीसरा इनपुट कुछ देते हैं जैसे 3, 4, 5 या 0 या -1 तो वो जो है डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट केस के लिए हम जो है एनी नंबर अदर देन 1 2 डिफ़ॉल्ट केस में जाना चाहिए। तो ये हमने प्लान बनाया। अब इसके हिसाब से हम कुछ कोड लिखते हैं। अब हम जो है पहले यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो इंटीजर वैल्यू n में हम इंटीजर वैल्यू इनपुट ले रहे हैं sc.nextInt यूज़ करके। ठीक। सो इससे क्या होगा कि यूज़र जो भी इनपुट देगा वो इंटीजर वैल्यू बन के मेरे पास आएगा और वो इंटीजर वैल्यू हम कहाँ स्टोर करें n में। अब इसी इंटीजर वैल्यू को हम स्विच में यूज़ करेंगे, स्विच n, और यहाँ पे हम केस लिखेंगे 1। तो केस 1 मतलब n का वैल्यू जब 1 होगा तो ये केस 1 एग्जीक्यूट होगा। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा देते हैं यहाँ पे और बोल देते हैं कि वेलकम। ठीक। और इसके बाद हमको ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है केस 2। केस 2 में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लिखेंगे जब 2 एंटर हो रहा है तो हम लिखेंगे टू जावा। ये हमने प्लान किया था ऐसे हम लिखेंगे और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सो हर केस के साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना ज़रूरी है। अब केस 1 और केस 2 हमने डिसाइड किया था कि हम 2 ही केसेस इसमें रखेंगे। हम चाहे मल्टीपल केसेस रख सकते थे। हमने प्लान किया था कि 2 ही केसेस रखेंगे और इसके अलावा 1 और 2 के अलावा कुछ भी अगर कोई एंटर करता है तो हम उसको आउटपुट में बोलेंगे दिस इज द डिफ़ॉल्ट केस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज द डिफ़ॉल्ट केस। ठीक। सो जब n का वैल्यू 1 आएगा तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये पोर्शन ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब n का वैल्यू 2 होगा तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, बाकी का कोई पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और 1 और 2 में से कुछ भी अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वाला जो केस है वो एग्जीक्यूट होगा। तो लेट अस रन दिस कोड। यहाँ पे वो पूछ रहा है, देखिए आउटपुट में यहाँ तक हम लोग पहुँचे, अभी यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ठीक है, दिस एंटायर थिंग इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, यहाँ पे वो है इंटर, हमको इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है। सो अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं 5 या 4 से 4 एंटर करते हैं तो 4 एंटर करने से कहाँ पे जाएगा? केस 1 में नहीं जाएगा, केस 2 में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। सो यहाँ पे बता रहा है दिस इज द डिफ़ॉल्ट केस। देखिए ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिफ़ॉल्ट केस वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पे अब हम एंटर करते हैं से 2। तो 2 जब एंटर करेंगे तो n का वैल्यू 2 होगा। यहाँ पे n का वैल्यू 2 होगा। n का वैल्यू जब 2 होगा तो स्विच केस में वो केस नंबर 2 में आएगा, दैट इज 2 जावा जो है वो प्रिंट होगा। यहाँ पे हम जो है एंटर करेंगे। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए 2 जावा प्रिंट हुआ है, केस 2 जो है वो प्रिंट हुआ है, वो एग्जीक्यूट हुआ है। और फिर से हम रन करते हैं, अब केस 1 को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 1 एंटर करेंगे n का वैल्यू 1 हो जाएगा। n का वैल्यू जैसे ही 1 होगा केस 1 एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें वेलकम करके जो है ये जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम, ये एग्जीक्यूट हुआ। सो दिस इज हाउ वी यूज स्विच केस। स्विच केस का यूज जो है इन सब चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे मल्टीपल इनपुट्स अगर यूज़र से लेना है और उसके हिसाब से हमको आउटपुट्स देने हैं तो बहुत सारे इफ एल्स नहीं लगा के हम स्विच केस का यूज़ कर लेंगे। सो दैट इज़ मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। तो यही जो है लूप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन। तो सिंटैक्स क्या है? वाइल लूप का ऑब्जर्व करेंगे सिंटैक्स है, वाइल के बाद एक कंडीशन देना पड़ता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाइल लूप में जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है ये उसका बॉडी ऑफ द लूप कहलाता है। तो ये बॉडी ऑफ द लूप जो है तब तक एग्जीक्यूट होता ही रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू मिलेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज तक वो एग्जीक्यूशन करेगा
और वापस कंडीशन चेकिंग पे जाएगा। कंडीशन ट्रू है तो वापस करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर में जो भी कुछ है सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा, वापस कंडीशन चेकिंग पे जाएगा। ये करता रहेगा जब तक कंडीशन उसको फॉल्स नहीं मिल जाता, तब तक ये करता ही रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, व्हाइल लूप के बाद वाला स्टेटमेंट, जो करली ब्रैकेट के बाद वाला स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो जाएगा। सिमिलरली डू व्हाइल लूप है, जहाँ पे हम डू पहले लिखते हैं, व्हाइल बाद में लिखते हैं और कंडीशन बाद में देते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करना है, जब हम डू व्हाइल लिखते हैं तो व्हाइल कंडीशन लिखने के बाद सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। ये भी लूपिंग स्ट्रक्चर है, तो कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा बॉडी ऑफ द लूप, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इसमें एक पॉइंट होता है, डू व्हाइल में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि पहले कंडीशन चेकिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन चेकिंग होता है। तो इसमें डू व्हाइल में एक बार जरूर आपका बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट जरूर हो जाता है और बाद में कंडीशन चेकिंग होता है। और व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेकिंग होता है, उसके बाद ही लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता है। तो लेट अस सी एन एग्जांपल टू प्रूव आवर पॉइंट। सो हम एक लूप बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। सो स्कैनर क्लास का हम लोग ने लेके रखा है, चलो कोई बात नहीं, हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको system.in से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस, उससे हमारा एससी को हम कनेक्ट कर लेंगे। अब हम यूजर से प्रॉम्प्ट करते हैं एंटर अ नंबर। तो हम यूजर से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि एक नंबर एंटर करें, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस नंबर के 1 से लेकर इस नंबर तक हम जो है लूप का यूज करके नंबर्स को प्रिंट करेंगे, ठीक। सो एंटर ए नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो इसको हम ग्रेटर देन 0 वाला नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से। हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे, तो हम व्हाइल लूप का यूज करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कुछ इंटीजर वैल्यूज क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे। सो इंटीजर i इक्वल टू 0 ले लेते हैं। व्हाइल में अच्छा एक और चीज़, इंटीजर हो गया, i का वैल्यू 0 कर लिया। हाँ, यूज़र से इनपुट भी लेना था, तो इंटीजर से n ले लेते हैं इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन। सो जो भी इंटीजर वैल्यू आएगा, यूज़र इनपुट देगा, उससे जो भी इनपुट आएगा उसको हम n में स्टोर करेंगे, और लूप को कंट्रोल करने के लिए हम लोग i वेरिएबल का यूज़ करेंगे। सो लेट अस सी हाउ वी कैन यूज़ इट। सो इफ़ i का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू n है तो लूप चलेगा, नहीं तो लूप नहीं चलेगा। इसका मतलब i का वैल्यू जो है अगर n से कम है या इक्वल हो गया है तो लूप चलेगा, और लूप कब ब्रेक हो जाएगा, जब i का वैल्यू n से बड़ा हो जाएगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में या तो ट्रू होना है या तो फॉल्स होना है। तो कंडीशन जो है वो कैसे चेक हो रहा है, ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद कंडीशन चेक होगा। सो i का वैल्यू अगर n से छोटा है या n के इक्वलेंट है तो व्हाइल लूप का ये जो बॉडी वाला पोर्शन है, ये जो यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर वाले पोर्शन है, ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर i का वैल्यू n से ना तो लेस है ना तो इक्वल है, इसका मतलब n से बड़ा है अगर i का वैल्यू, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक। सो यहाँ पे हम system.out.println लिखते हैं आउट ऑफ लूप, ठीक है। इससे हमको पता लग जाएगा हम लूप के बाहर आ गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है कुछ आउटपुट दिखाने की कोशिश करते हैं कि i के वैल्यू को दिखा देते हैं, i इक्वल टू i के वैल्यू को दिखाते हैं, और यहाँ पे i के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। i के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो i के वैल्यू क्या होगा, पहले 0 है तो i प्लस 1 करने से वो 1 हो जाएगा। फिर जब ये लूप आगे बढ़ेगा फिर से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होने से फिर से i प्लस 1 होगा, तो पहले जो i का वैल्यू 1 था अभी 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। यदि बार बार होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू मिलता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक। सो लेट अस रन द प्रोग्राम। अभी हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 0 आया है। नेक्स्ट इंट के लिए अभी वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट इंट फंक्शन मेथड जो है वो हमको आउटपुट स्क्रीन में वेट करेगा कि हमको कुछ नंबर एंटर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला 5, तो अगर मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया है तो n का वैल्यू क्या बन जाएगा, 5। अब ये क्या चेक करेगा, i का वैल्यू जो है वो 5 से कम या 5 के इक्विवेलेंट आया क्या। अगर 5 से कम है या 5 के इक्विवेलेंट है तो ये लूप चलता रहेगा। अगर i का वैल्यू 5 से ज़्यादा हो गया, जैसे 6 हो गया, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा।
तो i+1 इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि इनिशियल वैल्यू उसका 0 था, अब i का वैल्यू 1 हो जाएगा, जितने बार ये लूप चलेगा उतने बार i+1 होगा, इसका मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से i का वैल्यू बढ़ते जाएगा। और एक पॉइंट में ऐसा आएगा जब i का वैल्यू जो है वो n से बड़ा हो जाएगा, तब हमारा लूप ब्रेक होगा और हम लोग आउट ऑफ लूप पहुंच जाएंगे। तो लेट अस सी, सो ऑब्जर्व यहाँ पे i का वैल्यू जो है 1 2 3 4 बढ़ता गया, जैसे i का वैल्यू 6 हुआ तो हमारा लूप ब्रेक हो गया। ठीक, सो हमारा जो है लूप ब्रेक हुआ है जब i का वैल्यू 6 हो गया। ठीक, और ठीक, तो ये एक तरीका है जिससे कि हम वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। अब इसी सेम चीज को हम जो है चाहे तो डू वाइल से भी कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाइल यहाँ पे ना रख के इस वाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हम यहाँ पे डू लिखते हैं, वाइल को यहाँ लिख देते हैं, तो ये अपना डू वाइल स्टेटमेंट बन जाएगा। डू वाइल में भी वैसे ही होगा, आई का वैल्यू चेक होगा एन से कम है क्या। अब ये एन से अगर कम है तो ये रन होगा, अगर एन से ज़्यादा है तो रन नहीं होने वाला। तो अगेन हम लोग यहाँ पे 5 एंटर करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करें आउटपुट हमको वैसे ही मिल रहा है जैसे एक्सपेक्टेड था। ठीक, सो ये अपना जो है लूपिंग स्ट्रक्चर हुआ जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर रिपीटेटिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है फॉर। फॉर भी एक प्रकार का लूप है। इसमें क्या है, 3 स्टेटमेंट्स रहते हैं। पहला स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता है, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 और जो बॉडी ऑफ द लूप है ये बार बार एग्जीक्यूट होता है। और एक और चीज़ याद रखना है, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ट्रू है, अगर इसका इवैल्यूएशन अगर ट्रू निकलता है, बुलियन वैल्यू ट्रू आता है, तो बॉडी ऑफ द लूप में एंटर कर जाएंगे। बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, ये कर्ली ब्रैकेट एंड तक एग्जीक्यूट होगा, फिर वो जंप करेगा स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट करने के बाद वापस वो स्टेटमेंट नंबर 2 पे आएगा और कंडीशन चेक करेगा। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये चीज़ जो है फिर से रिपीट होगा, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से स्टेटमेंट नंबर 3 पे आएगा, फिर से स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाएगा, कंडीशन चेक होगा, ऐसे करता रहेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो फॉल्स ना हो जाए। ठीक, तो लेट अस सी द एग्जांपल कैसे इसको अपन रन कर सकते हैं फॉर लूप को यूज़ करके। तो मैं जो है इसी कोड को मैं चेंज कर रहा हूँ। फॉर इंटीजर आई इक्वल टू से 1 कर देते हैं, आई लेस देन इक्वल टू n कर देते हैं i प्लस प्लस। ठीक, अभी हम चाहते हैं कि वो n तक ही जाए, मतलब अगर हमने 5 एंटर किया है तो 5 तक जाना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इसको बनाए हैं। ठीक, सो फॉर लूप में स्टेटमेंट नंबर 1 ये है, ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर आएगा स्टेटमेंट नंबर 2, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया तो वापस से इस स्टेटमेंट पे जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होने के बाद वापस स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाएगा, अगर ये ट्रू है तो वापस अंदर आएगा, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक, सो यहाँ पे अपन ने i को 1 से बढ़ाना शुरू किया है, i प्लस प्लस के मतलब i इक्वल टू i+1 कर रहे हैं, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा। इनिशियली i का वैल्यू 1 है, 1 से इंक्रीमेंट होगा, मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। और जो भी i का वैल्यू है उसको अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं यूजिंग system.out.println। सो लेट अस रन द प्रोग्राम। आउटपुट में ऑब्जर्व करिए, हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो 5 लिखने के कारण 5 कहाँ पे पहुंचा, n के पास। अभी कंडीशन चेक होने वाला है कि i का वैल्यू जो है वो 5 से कम है या 5 की इक्विवेलेंट है। अगर 5 से कम या इक्विवेलेंट है तो लूप चलेगा, अगर 5 से ज़्यादा हो जाता है तो लूप चलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें, i का वैल्यू जब 1 था तो लूप चला, 2 था तब भी लूप चला, 3 4 5, जैसे ही i का वैल्यू 6 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये जो कंडीशन स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया है, इसके कारण जो है हम लूप से बाहर आ गए। ठीक है, सो ये हो गया अपना फॉर लूप। और एक और फॉर लूप हम यूज करते हैं, एरेस के साथ यूज करते हैं। ये देखिएगा, ये वाला जो फॉर लूप हम देख रहे हैं ये हम लोग एरेस के साथ यूज करेंगे। ठीक, सो जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, दिस इज स्टेटमेंट
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसका आउटलाइन को थोड़ा ठीक। सो ये जो फॉर लूप हम देख रहे हैं, इस टाइप का जो फॉर लूप है जो अभी मैंने हाईलाइट किया अभी, इसमें हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं एरेज के लिए। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कैसे, सिंटैक्स क्या बता रहा है, फॉर के बाद आपको ब्रैकेट लगा के डेटा टाइप लिखना है। ये डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए, एरे जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एरे जो यूज़ करेंगे इसके अंदर जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप इसके डेटा टाइप के साथ मैच होना चाहिए। अगर एरे ऑफ इंटीजर्स यूज़ कर रहे हैं तो डेटा टाइप यहाँ पे होना चाहिए इंट। अगर एरे ऑफ किसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये डेटा टाइप होना चाहिए क्लास का नेम, ठीक। और ये वेरिएबल होगा। तो ऑपरेशन इसका कैसा रहता है कि एरे के अंदर में जो भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके इस वेरिएबल में आते जाएंगे, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक एरे के सभी एलिमेंट्स एक बार रीड ना हो गए हों। जब पूरे एलिमेंट्स रीड हो जाएंगे तो ये फॉर लूप अपने आप ब्रेक हो जाएगा। तो एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके रीड करके हम इस वेरिएबल में स्टोर होते जाएगा। इस वेरिएबल को लेके हम इस बॉडी ऑफ द लूप में कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एरे बना के उसको एलिमेंट्स को हम लोग जो है फिलअप रीड करते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ लूप, ठीक। तो स्कैनर क्लास का भी जरूरत नहीं है हमको। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। से एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही बना लेते हैं, सीधे सीधे एरे बनाते हैं से, ठीक। सो 4 एलिमेंट का अपन ने एरे बना लिया, ठीक। तो हमारा एरे बन गया है 4 एलिमेंट्स का। पहला एलिमेंट है 111, दूसरा एलिमेंट है 222, तीसरा है 333, चौथा है 444। और हमने ऑब्जर्व क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये सभी नंबर्स जो है वो इंटीजर वैल्यूज है, इंट है। तो एरे ऑफ इंटीजर्स हमने बनाया है। तो फॉर लूप जब हम ये वाला यूज़ करेंगे तो हमको सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। जैसे अपन इंटीजर n ले लिया और कोलन लगा के एरे का नाम लिखेंगे। तो एरे का नाम हम लोग कोलन के बाद लिखेंगे, एरे कोलन से पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल में एरे के हर एक एलिमेंट को हम स्टोर करना चाहते हैं, एक वन एट ए टाइम। तो एरे के अंदर में कौन से एलिमेंट्स हैं, 111, 222, 333, 444। ये एक एक करके जो है n में आते जाएंगे। 111 एक बार n में आएगा, फिर 222 आएगा, 333 आएगा, फिर 444 आएगा। इसके बाद कोई एलिमेंट्स नहीं है तो ये फॉर लूप अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। तो system.out.println करा देते हैं, डेटा इक्वल टू n कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो n में आएगा वैल्यू, कौन सा वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू आएगा 111, फिर दूसरा वैल्यू 222 आएगा, फिर तीसरी टाइम 333 आएगा, चौथी टाइम 444 आएगा। वही अपन इसको डिस्प्ले करा देंगे। तो आउटपुट में मैं आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ। अब इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट में ऑब्जर्व करें, जो वैल्यूज थे एरे के अंदर में वो हमको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करें। और ये कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, इसके कारण डिस्प्ले हो रहा है, ठीक। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर लूप को हम बहुत बार यूज़ करेंगे टू एक्सेस द एरे एलिमेंट्स। सो होपफुली अभी सबको जो है समझ में आया होगा कैसे हम जो है ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट्स वगैरह कुछ भी आ रहे हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।